हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द साइंस मीडिया लिमिटेड एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम आपके लाइव क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस वर्ष आने की पूर्ण संभावना है। और ये प्रश्न पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं, जो सारे प्रश्न हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है, तो सभी कोई जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे। तो आज हम बिल्कुल सरल भाषा में जानेंगे कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद क्या है। तो दोस्तों, राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना का विकास होता है, उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो समझ में आया ना कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना का विकास होता है, उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि मेजनी कौन था। तो बताइए, मेजनी कौन था। मेजनी इटली के रहने वाला था। वह गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने इटली में सर्वप्रथम राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया। देखिए, मेजनी कौन था, तो मेजनी इटली के रहने वाला था। वह गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने इटली में सर्वप्रथम राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1931 ईस्वी में इटली में यंग इटली तथा 1934 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया, जिससे कि इटली का एकीकरण मार्ग सफल हो सके। समझ गया ना। इटली मेजनी जो था वो, जैसे कि वो गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने इटली के एकीकरण के लिए सबसे पहले 1931 ईस्वी में यंग इटली तथा 1934 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया, जिससे कि इटली का एकीकरण का मार्ग सफल हो सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के क्या बाधाएं थे। बताइए, जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था तो उसके क्या बाधाएं थे। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी आता है कि जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा देश बाधा था। तो बताइए, तो ऑस्ट्रिया इसका बाधा था ना। तो देखिए, जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थे। चलिए क्या कहता है इसका, देखिए देखेंगे। जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थे। तो क्या क्या बाधाएं थे। पहला बाधा हो गया कि जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का विकास नहीं हो रहा था। जर्मनी में राष्ट्रवाद की जो भावना था उसका विकास नहीं हो पा रहा था। समझ गए ना। दूसरा कहता है कि जर्मनी के जनता धर्म के नाम पर बढ़कर आपस में लड़ रहे थे। समझ गए ना। वहाँ जर्मनी को जो जनता था, जर्मनी के जो लोग थे, आपस में धर्म के नाम पर बढ़कर लड़ रहे थे। और फिर क्या कहता है अगला, देखिए, जर्मनी में लगभग 300 से छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था, जिसके कारण वहाँ एकता की भावना का विकास नहीं हो पा रहा था, और जिसके कारण राष्ट्रवाद की भावना का विकास नहीं हो पा रहा था। क्या है ना। तो इसे पूरी हमने समझा कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो हमने समझा कि जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का विकास नहीं हो रहा था, क्योंकि जर्मनी की जनता धर्म के नाम पर आपस में बढ़कर लड़ रहे थे। जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था, जिसके कारण वहाँ राष्ट्रवाद की भावना का विकास नहीं हो पा रहा था। अगला प्रश्न कहता है कि मेटरनिक युग क्या है। बताइए, मेटरनिक युग क्या है। तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया के रहने वाला था। मेटरनिक कहाँ का रहने वाला था। तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो घोर प्रतिक्रियावादी था, जो बहुत ही अत्यंत निरंकुश शासन था। वह अपने राज्य के किसी भी प्रकार के सुधार के पक्ष में नहीं रहता था। उसका नीति था कि शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होने दो। सन 1815 से 1848 तक का काल यूरोप का इतिहास में मेटरनिक युग के काल के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इस प्रश्न में हमने क्या समझा। इस प्रश्न में हमने समझा कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया के चांसलर था, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। वह अपने राज्य में किसी भी प्रकार के सुधार के पक्ष में नहीं रहता था। उसकी नीति थी कि शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होने दो। सन 1815 से 1848 तक के काल के मेटरनिक काल कहा जाता है। समझ गए ना। मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। बिल्कुल सरल भाषा में आपको एकदम इजी वे में समझ आ रहा होगा। इतना इजी में तो आपको कहीं नहीं प्रोवाइड होगा। देखिए, जो हम कंटेंट दे रहे हैं आपको, भले हम पीपीटी के माध्यम से आपको नहीं पढ़ा रहे, पर आप यकीनन मानिए इतनी सरल भाषा में आप कहीं नहीं पढ़े होंगे। बस हम आपसे केवल चाहते हैं एक लाइक और सब्सक्राइब चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते हैं हम आपसे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था। बताइए,
1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था? तो पहला कारण था सन 1848 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति के कई कारण थे जो निम्नलिखित है, समझ गए ना। जो कारण था वो निम्नलिखित है। पहला कारण था कि मध्य वर्ग शासन का प्रभाव था, मध्य वर्ग पर शासन का प्रभाव था, यानी कि बोले तो मध्य वर्ग पर राजाओं का प्रभाव था, समझ गया ना। दूसरा कहता है कि राजनीतिक दलों का संगठन का अभाव था। जो राजनीतिक दल थे, जो भी राजनीतिक दल थे यानी कि समूह थे, उनमें एकता का अभाव था, समझ गए ना, संगठन का अभाव था। तीसरा कहता है कि समाजवाद का प्रसार था, उन लोगों में समाजवाद का प्रसार नहीं था, समझ गए ना। अगला कहता है लुई फिलिप्स की नीति, और सबसे खतरनाक था लुई फिलिप्स की नीति। इनकी नीति थी कि इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उनके प्रति असंतोष की भावना था। वह जनता के तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ थे, जिसके कारण क्रांति का शुरुआत हुआ, समझ गए ना। इस क्रांति में सबसे प्रमुख कारण था लुई फिलिप की नीति। लुई फिलिप की नीति थी कि इस क्रांति में सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति थी। वो जनता और उनके प्रति जनता असंतोष की भावना उमड़ रही थी, समझ गए ना। जनता उनके प्रति जलन की भावना हो रही थी, क्योंकि ये जो लुई फिलिप्स था वो जनता के पक्ष में कोई भी कार्य करने के लिए चाहता ही नहीं था, जिसके कारण जनता उसके प्रति असंतोष की भावना व्यक्त कर रहे थे। वह जनता के तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ थे, जिसके कारण इस क्रांति की शुरुआत हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है, बताइए। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है? तो कहता है इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, बताइए। कह रहा है ना कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऑस्ट्रिया और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया ही था। कहता है इटली और जर्मनी के एकीकरण में, देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा कौन था, तो सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया ही था, समझ गए ना। ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हो, समझ गए ना। और दूसरे ओर एकीकरण के पूर्व जर्मनी 300 से ज़्यादा भागों में बटा हुआ था। आगे पहले पढ़ चुके हैं कि जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था, जिसके कारण उनमें एकता की भावना का विकास नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे कहता है कि जिससे कि दो बड़े भाग ऑस्ट्रिया और प्रशा था। ऑस्ट्रिया चाहता था कि जर्मनी मेरे अधीन हो, जबकि प्रशा चाहता था कि जर्मनी मेरे अधीन हो। जर्मनी के अधिकांश जनता प्रशा के अधीन होना चाहती था, लेकिन आगे क्या कहता है देखिए, चाहता था जिसके अधीन होने चाहती थी, जिससे स्पष्ट है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया ही था, समझ गए ना। तो इसमें क्या समझे, इसमें समझे कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया ही था। ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हो। इस समय दो बड़े राज्य थे, इस समय ऑस्ट्रिया और प्रशा दो बड़े राज्य थे। ऑस्ट्रिया चाहता था कि जर्मनी मेरे अधीन हो जाए और प्रशा चाहता था कि मेरे अधीन हो जाए, जबकि जर्मनी की अधिकांश जनता प्रशा के अधीन होना चाहता था, लेकिन ऑस्ट्रिया चाहता था कि मेरे अधीन हो, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया ही था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए। अगला प्रश्न कहता है यूरोप में राष्ट्रवाद के फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या भूमिका है, बताइए। नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका को बताना है तो देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की बहुत बड़ी योगदान मानी जाती है, क्योंकि नेपोलियन ने अपने शस्त्र सेना बनाया और यूरोप के विभिन्न राज्यों पर आक्रमण करके राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण किया और राष्ट्रवाद की भावना को आम जनता के बीच सड़कों पर अखबारों के माध्यम से चर्चा का विषय बना दिया, समझ गए ना। नेपोलियन बोनापार्ट ही सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण किया बाबू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए आ गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है
कार्य की चर्चा करें, गौरीवाल्डी के कार्य का चर्चा करें। गौरीवाल्डी कौन था वो हम सारे बात बताएंगे। तो गौरीवाल्डी इटली के रहने वाला था। गौरीवाल्डी कहाँ के रहने वाला था? तो गौरीवाल्डी इटली के रहने वाला था। वह पेशे से नाविक था। उसने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों के शस्त्र सेना बनाया। क्या किया बाबू? उसने सबसे पहले वो गौरीवाल्डी इटली के रहने वाला था। वह पेशे से एक नाविक था। उसने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों को एक शस्त्र सेना बनाया और अपनी सेना को लेकर इटली के प्रांत सिसिलिया तथा नेपल्स पर आक्रमण कर दिया। समझ गए ना? उसने अपनी सेना को लेकर सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर दिया। ऐसे करके उसने इटली के एकीकरण कार्य को लगभग पूरा कर दिया। इस तरह से उसने इटली के एकीकरण का मार्ग को लगभग पूरा कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र की समर्पित कर दिया और एक साधारण किसान की भांति जीवन व्यतीत किया। तो हमने इसमें समझा कि गौरीवाल्डी एक पेशे से नाविक था, इटली के रहने वाला था। जो पेशे से नाविक था उसने अपने कर्मचारी तथा स्वयं सेवकों का एक शस्त्र सेना बनाया और उसने जाकर क्या कर दिया? सिलिया तथा नेपाल्स पे आक्रमण कर दिया और ऐसे करके उसने इटली के एकीकरण में लगभग एकीकरण का मार्ग पूरा कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को राष्ट्र को सौंप दिया और अपनी जीवन एक किसान की भांति व्यतीत किए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न आज का। ये सारे के सारे VVI प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आने की 100% गारंटी है। अगला प्रश्न कहता है विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। तो बताइए कैसे? कहता है ना कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण का मार्ग असंभव था। चलिए हाँ, बिल्कुल असंभव था। देखिए कैसे कहता है। विलियम प्रथम पर्सा का राजा था। विलियम प्रथम कौन था? तो विलियम प्रथम पर्सा का राजा था। वह जर्मनी के एकीकरण के पश्चात उसने जर्मनी के औद्योगिक क्रांति तेज कर दिया। क्या किया बाबू कि विलियम प्रथम पर्सा का राजा था। वह जर्मनी के एकीकरण के पक्षधार था। वह जर्मनी के एकीकरण चाहता था। समझ गए ना? ये जो था विलियम प्रथम, वो जर्मनी के एकीकरण चाहता था। उसने जर्मनी के औद्योगिक क्रांति को तेज कर दिया जिससे कि जर्मनी के जनता राष्ट्रवाद के भावना को जबरदस्त विकास हुआ। इसने क्या किया बाबू कि विलियम प्रथम ने इसके जर्मनी में राष्ट्रवाद की एकता की भावना को विकास करने में सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। क्योंकि विलियम प्रथम ने पर्सा के राजा था। विलियम प्रथम पर्सा का राजा थे। वह जर्मनी के एकीकरण के पक्षधार थे। वह जर्मनी के एकीकरण चाहते थे। उसने जर्मनी के औद्योगिक क्रांति को तेज कर दिया जिससे कि जर्मनी जनता राष्ट्रवाद की भावना का जबरदस्त विकास हुआ। उन्होंने जर्मनी में एकीकरण को ध्यान में रखकर बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त कर दिया। समझ गया ना? वो क्या किया ना कि विलियम प्रथम पर्सा के राजा था। वह जर्मनी के एकीकरण के पक्षधार था। उसने जर्मनी के औद्योगिक क्रांति को तेज कर दिया और जिससे कि जर्मनी जनता राष्ट्रवाद की भावना का जबरदस्त विकास हुआ। उन्होंने जर्मनी के एकीकरण को ध्यान में रखकर बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त कर दिए। बाबू यहाँ बहुत होशियारी यहाँ दिखाए। क्योंकि बिस्मार्क एक सफल कूटनीति तथा जर्मनी में शक्ति और लौह की नीति अपनाया और उदारवादी राष्ट्रवाद और कट्टरवादियों को समर्थन से मारकर उन्हें भगा दिया। इस तरह से आज का क्लास यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों कैसा लगा क्लास को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो बना सकें। धन्यवाद।